हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शोथ निदान। ठीक है, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेद में सुना ही होगा। ठीक है, जनरली जब भी हम लोग किसी सोसाइटी में भी यहाँ पर रहते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि किसी के पैर पे सूजन आती है, किसी के चेहरे पे सूजन आती है ना, किसी के हाथों पे सूजन होती है, या फिर कभी आपको कोई कीड़ा काटा होगा तो उस जगह पे स्वेलिंग आई होगी, है ना। या फिर कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई लीवर डिसीज का पेशेंट देखा है, जैसे लीवर सिरोसिस होता है, उसके पूरे लोअर लिम्ब पे स्वेलिंग हो जाती है, एब्डोमेन पूरा फुल हुआ होता है जिसकी वजह से एब्डोमेनल डिस्टेंशन होता है। ये सारे पेशेंट हमने कहीं ना कहीं देखे हुए होते हैं। अब बेसिकली जब हम लोग उसे मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इडेमा। ठीक है, इडेमा जनरली दो टाइप्स का बताया है। ठीक है, एक तो होता है वो कॉमनली अगर हम बात करेंगे तो पिटिंग इडेमा होता है, और एक होता है नॉन पिटिंग इडेमा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि पिटिंग का मतलब होता है अगर मैं उस इडेमा को यानी कि स्वेलिंग को मैं अगर प्रेस करूंगा तो वो प्रेस जो स्वेलिंग है वो वहां पर प्रेस हो जाएगी, मेरे फिंगर का निशान वहां पे बन जाएगा, या फिर वो थोड़ी सी दब जाएगी अंदर। ठीक है, या फिर उसे डिप्रेशन कहा जाएगा। वो उभर के आने में थोड़ा सा समय लेगी। नॉन फिटिंग इडेमा होता क्या है कि इसमें आपका जो स्वेलिंग है वो जैसे प्रेस करोगे आप वो तुरंत ही वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, जिसे हम लोग नॉन फिटिंग कहते हैं, फिर उसमें गड्ढा आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये बेसिकली दो टाइप के इडेमा हम लोग जनरली पढ़ते हैं। इडेमा बहुत सारे बड़ी कंसेप्ट है बेसिकली। ठीक है, इडेमा बहुत सारे डिसीजेस में पाया जाता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कार्डियक फेलियर। ठीक है, जिसे हम लोग कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी कह सकते हैं, सीसीएफ जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें आपको बायलैटरल पिटिंग इडेमा मिलता है लोअर लिम्ब में। ठीक है, दूसरा लीवर डिसीजेस में, जैसे मैंने लीवर सिरोसिस बताया। ठीक है, लीवर डिसीजेस में आपको देखने को मिलता है। तीसरा होता है मोस्ट कॉमन किडनी डिसीजेस। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ सीकेडी की यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज हो गया, या फिर एक्यूट किडनी डिसीज में भी आपको दिखाई देता है। ठीक है, अगर कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है उसमें भी आपको इडेमा दिखाई देता है बायलैटरल लोअर लिम्ब पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में भी आपको लोअर लिम्ब पे यानी कि हमारे एंकल जॉइंट के पास, हमारे फुट के पास हमें यहाँ पर इडेमा देखने को मिलता है। तो मल्टीपल कॉजेज से मल्टीपल यहाँ पर फैक्टर्स यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्वेलिंग जिसका यहाँ पे अगर पैथोलॉजी देखा जाए तो हमारी जो कैपिलरीज होती है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, परमिएबिलिटी अगर कैपिलरीज की बढ़ जाती है तो इडेमा हो सकता है, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ जाता है। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड बढ़ जाता है। दूसरा होता है कि हमारा जो प्लाज्मा का ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, प्लाज्मा का ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से फ्लूइड अक्यूमुलेट होने लगता है। तीसरा अगर कॉज बताओ वो कैपिलरीज का ही है। ठीक है, कैपिलरीज में जो प्रेशर होता है, कैपिलरीज में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर बता दिया जाता है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है वो अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से वो जो अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में फ्लूइड अक्यूमुलेट होने लगता है। तो ये मल्टीपल पैथोलॉजिकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे बीनीथ द स्किन या फिर हमारे इंटरस्टिशियल टिश्यूज में हमारा फ्लूइड अक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से आपको एक उत्सेद यानी कि स्वेलिंग टाइप ऑफ दिखता है, जिसे हम लोग इडेमा कहते हैं। अब सेम अगर मैं आयुर्वेद शास्त्र की बात करूं तो हजारों साल पहले इस कल्पना को, इस संकल्पना को बोला गया है शोथ। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसे? शोथ कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, एक ऐसा पेशेंट आप कंसिडर करो जैसे कि कोई क्रोनिक किडनी डिसीज का पेशेंट यानी कि सीकेडी का पेशेंट है। ठीक है, अब सीकेडी के पेशेंट में यानी कि इसका किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जो एक्सक्रीशन होना चाहिए हमारी बॉडी से फ्लूइड का वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको दिखाई देता है बायलैटरल लोअर लिम्ब इडेमा। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी बॉडी में भी हमें स्वेलिंग दिखाई देती है, जिसे हम लोग एनासार्का कहते हैं। ठीक है, ये अलग कंसेप्ट है। हम लोग इडेमा जब मॉडर्न में पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीजें ये आ जाती है। हम लोग अभी आयुर्वेद शास्त्र की बात कर रहे हैं। कंपैरेटिवली मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जैसे क्रोनिक किडनी डिसीजेस में आपको बायलैटरल लोअर लिम्ब में
एडेमा देखने को मिलेगा। ठीक है, लीवर का मैंने एग्जाम्पल बताया, प्रेगनेंसी का एग्जाम्पल बताया, सेम उस तरह से आयुर्वेद शास्त्र में हम उसे शोथ कहते हैं। ठीक है, शोथ के और भी दो नाम याद रखना, इसे हम लोग श्वयथु भी कहते हैं। ठीक है, इसे आपको श्वयथु भी जानना है। ठीक है, दूसरा इसे शोप भी कहा जाता है। ठीक है, इसे शोप भी कहा जाता है। तो ये तीनों वर्ड आपको साइमल्टेनियसली याद रखना। पहला शोप बोला मैंने, दूसरा श्वयथु बोला, तीसरा आपने बोला शोप। ठीक है, अब यहाँ पे एक श्वयथु वर्ड है, ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है हमें क्षवथु के साथ। ठीक है, जो कि हम लोग स्नीजिंग को मानते हैं, है ना, जो हमारा एक अधारणीय वेग है जिसका हम लोग कभी धारण नहीं करते बेसिकली, तो इसे क्षवथु कहा जाता है। श्वयथु और क्षवथु में कंफ्यूजन रखना नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अभी चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा शोथ है। ठीक है, शोथ को अगर हम लोग इसके निरुक्ति देखेंगे तो उसमें एक वर्ड आया है उत्सेध। उत्सेध का मतलब होता है एक जो हमारा नॉर्मल स्किन का लेवल है उसके ऊपर उठना, है ना, उसे हम लोग उत्सेध कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग स्वेलिंग कह सकते हैं, बराबर। अब नॉर्मल स्किन के ऊपर अगर कोई उत्सेध हो रहा है तो ये श्लोक में आगे बताया कि उत्सेध सहते शोफे तमाहु किंचिदायत, थोड़ा सा स्किन के ऊपर उठा हुआ है, पर्वोत्सेध विशेषेण सर्वांगेष्वपि ही वास्तित। यानी कि माधव निराम ने ऐसा बताया कि अगर आपके स्किन सरफेस के ऊपर थोड़ा भी आपको उत्सेध नजर आता है तब उसे हम लोग शोक कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बताया कि उत्सेध कहाँ पे होता है, पर्व उत्सेध विशेषण, यानी कि स्पेसिफिकली अगर बता जाए तो ये पर्व की जगह पे, यानी कि जो हमारे छोटे छोटे ज्वाइंट्स होते हैं या फिर हमारे जो लार्ज ज्वाइंट है उसमें भी आपको स्पेसिफिकली दिखाई देगा, यानी कि इसे पर्वोत्सेध विशेषण कहा है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि सर्वांगेश्वर, यानी कि ये पूरे अंग में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन या फिर ये निरुक्ति बताई माधव निदान ने कि अगर आपकी स्किन सरफेस के ऊपर कोई स्वेलिंग नजर आ रही है जो कि स्पेसिफिकली हमारे पर्व के ऊपर है या फिर सर्वांग में है, उसे हम लोग शोथ कहेंगे या फिर शोथ कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके निदान की, होता क्यों है। अब जैसे मॉडर्न में मैंने बताया था आपको कि इसका जो मेन रीजन है आपके बॉडी में फ्लूइड का अक्युमुलेशन होना, जितना फ्लूइड हमारे बॉडी से जाना चाहिए वो ना जाना। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाना, या फिर ऑन्कोटिक प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाना, है ना, कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाना, या फिर कभी कोई ट्रॉमा होता है तो उसकी वजह से भी होता है। तो मल्टीपल कॉजेस है। उसी तरह से अगर हम लोग आयुर्वेद शास्त्र में इसके निदान देखेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला है शुद्धा मया भक्त कुशा बलानाम क्षार अम्ल अति तीक्ष्ण गुरूप सेवा दधाम वृक्षाकः विरोधी दुष्ट गर उपसृष्टानम विशेषण निवेशेन च अर्षस्य चेष्टा नचम देह शुद्धिर मर्मोपघातो विषमा प्रसूति मिथ्योपचार प्रतिकर्मणाम च निजस्य हेतु शवैथो प्रदिष्ट। अब ये जो निदान बताए, यानी कि ये जो कारण बताइए नीज शोथ के हैं। ठीक है, नीज शोथ या फिर इसे नीज कारण कह सकते हैं हम लोग, नीज शोथ कारण, यानी कि हमारी बॉडी के ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन से कॉजेस है जो हमारी बॉडी में एडेमा क्रिएट कर रहे हैं या फिर शोथ क्रिएट कर रहे हैं। उसमें पहला बताया कि शुद्ध आमय, यानी कि जो पंचकर्म की क्रियाएं होती है वो ना करना। ठीक है, या फिर उसका कोई उसका मिथ्या योग हो जाना। ठीक है, पंचकर्म प्रॉपरली ना करना। दूसरा होता है आमय। आमय का मतलब होता है कोई पुराना रोग है। आमय यानी कि पूर्व कोई रोग हो सकता है, जैसे क्रोनिक किडनी डिसीज मैंने बताया, यानी कि वृक्क रोग हो सकता है। ठीक है, यकृत रोग हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद में अभक्तम, यानी कि किसी पेशेंट में अगर रोगी खाना कम खाता है, ये भी एक रीजन है। जो रोगी किसी व्याधि के वजह से या फिर खाने के वजह से पुरुष हुआ रहेगा, उसमें बल कम होगा, यानी अबल होगा या फिर दुर्बल होगा। ठीक है, ये कॉजेस होता है। उसके बाद में ये हमारे कुछ ऐसे कॉजेस है जो कि हमारे कहीं ना कहीं आहार से रिलेटेड है। पंचकर्म को छोड़ के ये सारे पंचकर्म और इसको छोड़ के ये आहार के रिलेटेड है, इसे आहारज व्याधि या फिर आहारज निदान कह सकते हैं। ठीक है, अभक्त पुष्य दुर्बल। उसके बाद में और भी आहारज निदान में क्या है, क्षार अम्ल तीक्ष्ण उष्ण गुरूप से, यानी कि
अगर कोई व्यक्ति क्षार, अम्ल पदार्थ, गुरु पदार्थ, तीक्ष्ण पदार्थ या फिर उष्ण पदार्थों का ज्यादा सेवन कर रहा है, इन पदार्थों का ज्यादा सेवन कर रहा है। दूसरा क्या है, दधी, दधी यानी कि दधी का ज्यादा उपयोग करना, ठीक है। मृक्ष, आम मृक्ष यानी कि ये हमारी मिट्टी के लिए कहा गया है, ठीक है, यानी कि मृत्तिका। अगर मिट्टी खाने वाला कोई भी, जैसे पांडु रोग में बताया था मैंने, है ना, मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु, सेम उसी तरह से कच्ची मिट्टी खाना ये भी एक स्वेलिंग का यानी कि एडेमा का रीजन हो सकता है, ठीक है। विरोधी, दुष्ट, गर, यानी कि एक तो विरोधी अन्न सेवन करना या गर्विष युक्त अन्न सेवन करना या फिर दुष्ट अन्न का सेवन करना, दुष्ट अन्न इनका सेवन करना ये भी एक कारण होता है हमारे एडेमा के लिए, ठीक है। अर्शस्य चेष्टा न च देह शुद्धिर मर्मोपघातो विषमा प्रसूति, इसमें क्या क्या रीजन है। अर्श होने के बाद, यानी कि अगर कोई पेशेंट अर्श का है, अर्श व्याधि का है, उसमें अगर वो चेष्टा ज्यादा करता है, यानी कि मेहनत ज्यादा करता है, ठीक है, पहले से वो रोगी है और मेहनत ज्यादा कर रहा है, उसमें भी एक कॉज होता है, ठीक है। दूसरा देह शुद्धि, न च देह शुद्धि, सॉरी, न च देह शुद्धि, यानी कि पंचकर्म का प्रॉपरली उपयोग ना करना, यानी कि बॉडी की शुद्धि ना करना, ठीक है। तीसरा कारण बताया है मर्मोपघात, मर्मोपघात यानी किसी मर्म के ऊपर आघात हो जाना। विषम प्रसूति, विषम प्रसूति का मतलब होता है कोई ऐसी प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, ठीक है। अब किसी वजह से अगर वो कॉम्प्लिकेट हो रही है तो वो भी एक रीजन होता है एडेमा का, जो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि प्रेगनेंसी भी एक कॉज है हमारे शोथ के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या कॉज है, मिथ्योपचार प्रतिकर्मणाम च निजस्य हेतु स्वयथो प्रतिष्ठा, मिथ्योपचार यानी कि जो चिकित्सा हमें करनी चाहिए उसके प्रतिकर्मणा, यानी कि उसके अपोजिट चिकित्सा अगर हम लोग करते हैं, यानी कि किसी पेशेंट में हमें वमन देना है, उसके जगह पे हम लोग बस्ती दे रहे हैं या फिर विरेचन दे रहे हैं, तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं प्रतिकर्म हो गया, जो चिकित्सा करनी चाहिए वो नहीं करके दूसरी चिकित्सा कर रहे, विरुद्ध चिकित्सा हो रही है, वो भी एक कारण बन जाता है शोथ के लिए। तो ये सारे नीज हेतु है, ठीक है, ये नीज हेतु है। इसको शॉर्ट में मैंने ऐसे लिखा है, जो आहारज कारण है उसमें क्षार, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, गुरु, दही, आम, विरुद्ध आहार या फिर दूषित भोजन करना। विहारज में अशक्त अवस्था में अपत्य सेवन करना या फिर आरस्य की अवस्था में अधिक परिश्रम करना। तीसरा कारण मैंने बताया आघात एवं चिकित्सा जन्य कारण, जिसमें मर्माघात, कठिन प्रसव, मिथ्यापचार, शस्त्र करने के बाद गलत चिकित्सा करना, ये सारे रीजन यहाँ पर इंक्लूड होते हैं अगर मैं शोथ की बात कर रहा हूँ। अब ये सारे रीजन तो मैंने बताया नीज है, ठीक है, नीज है, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं बॉडी से इंटरनली कनेक्टेड है। अब मैं कुछ बात करता हूँ जैसे आगंतुज कारण की, ठीक है। आगंतुज यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से बॉडी में शोथ उत्पन्न होगा, ठीक है। पहला सिंपल कारण है आघात, सिंपल कारण है आघात, यानी कि कोई भी अगर ट्रॉमा होता है, अगर मैं मान लूं कि अगर मैंने कोई एक चीज पकड़ ली, मान लेते मैंने ये स्टैचू पकड़ लिया और मैंने कहीं हमारे सर पे या फिर कहीं मार दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको जोर से मारता हूँ तो क्या होगा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेरे हाथ में, मेरे जहाँ पे मैं मार रहा हूँ वहां पे ट्रॉमा होगा, है ना। अगर ये ट्रॉमा होता है तो हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ी देर के बाद एक स्वेलिंग दिखाई देगी, या फिर कभी आप गिरे होंगे, ठीक है, गिरने के बाद आपको कहीं ब्लड ट्रॉमा आया और उस जगह पे आपने कहीं स्वेलिंग देखा होगा। तो ये स्वेलिंग आता क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है, सारी चीजें यहाँ पर जुड़ जाती है, हमारी इम्यूनिटी वहां पे जुड़ जाती है, कहीं ना कहीं ये स्वेलिंग या फिर ये शोक उत्पन्न होता है। इसका मतलब है आघात एक पहला कारण जो कि आगंतुज कहला जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर कहलाएगा। दूसरा कारण होता है कोई चीज का दंश होना, इसमें कीटक दंश हो सकता है, ठीक है, कोई भी कीड़ा आपको अगर काटता है तो वो हो सकता है, या फिर कोई विषारी विषारी प्राणी, पशु, कोई भी हो सकता है जो आपको अगर काटता है तो उस जगह पे आपको शोक दिखाई देगा, ठीक है। तीसरा रीजन होता है कोई विषारी पदार्थ का आपके बॉडी के साथ संबंध आना, कांटेक्ट आना, ठीक है। विषारी पदार्थ जिसमें कोई फूल हो सकता है, ठीक है, कोई और पदार्थ हो सकता है, जैसे मैं भल्ला तक की बात करता हूँ,
ठीक है, भल्ला तक, ठीक है, जो आपको सबको पता है, ठीक है, मराठी में उसको विभा कहते हैं। तो जो भल्ला तक होता है उसका अगर हमारे स्किन के साथ कांटेक्ट आए तो भी हमें यहाँ पर एक रिएक्शन होती है जिसे हम लोग एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से एक लीजन हमें यहाँ पर हमारी स्किन पे दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग अगर हम लोग डर्मेट की बात करें तो उसको व्हील्स कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये व्हील्स की तरह हमें दिखाई देता है, इसलिए इसे व्हील्स कहते हैं। या फिर कोई एलिवेटेड लीजन होता है जिसे हम लोग व्हील्स कहते हैं, वो होता है किसी भी एक पॉइजनस सब्सटेंस के हमारे स्किन के कांटेक्ट में आने की वजह से। तो ये तीन मेन कारण है जो कि आगंतुक कारण माने जा सकते हैं हमारी शोफ के लिए। क्या क्या है? आघात है, कोई ट्रॉमा होना, दंश होना, या फिर विषारी पदार्थ का हमारे बॉडी के साथ संबंध में आना, ठीक है। इसमें और भी अगर मैं एडिशनली बताऊं तो कोई अगर एरिया से कहीं एरिया से कोई दूषित वायु अगर आ रही है, वो भी आपके स्किन के साथ अगर कांटेक्ट में आती है तो भी आपको स्वेलिंग हो सकती है। जैसे अगर आप सांस लेते हो तो कभी कभी ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस होते हैं, या फिर निमोनाइटिस होने के चांसेस है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है जो हमारे बॉडी में बनती है। तो ये दूषित वायु का आना और हमारे स्किन के साथ कांटेक्ट होना, ये भी एक शोथ का कारण बनता है, ठीक है। अब ये हो गए शोथ के पूरे कारण जो नीज और आगंतुक के कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। सेकंड प्रॉप बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने बहुत डिटेल में लेक्चर सीरीज डिजाइन किया हुआ है। ये जो लेक्चर सीरीज है हम लोग क्लिनिकल अप्रोच के साथ में पढ़ाते हैं। इसमें हम लोग ने बहुत डिटेल में फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, चरक संहिता, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, रोग निदान, स्वस्थ वृत्त, सारा सब्जेक्ट हम लोगों ने कवर किया हुआ है। लेक्चर सारे हमारे रिकॉर्डेड हैं, आप आपके टाइम के हिसाब से कभी भी कितने बार भी देख सकते हो। इसके साथ में हम लोग 5000 एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं सारे एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने बीएमएस करके एमडी किया है, जिसके वजह से हम लोग जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो क्लिनिकल अप्रोच के साथ में पढ़ाएंगे। और उसके साथ में हम लोग ये भी साथ साथ में बताते जाते हैं कि कौन सा पॉइंट एआईपीजीटी के लिए नेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ ही रहे हो तो इस अप्रोच से पढ़ो कि एग्जाम भी क्लियर हो जाए, प्लस आप क्लिनिकली भी कुछ अच्छा खासा सीख सको, राइट। तो ये जो सारा लेक्चर सीरीज है ये हमारा ऐप है मोरिया पब्लिकेशन, उसके ऊपर अवेलेबल होगा। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग डेमो लेक्चर देखना है तो ऐप डाउनलोड करके वहां पे फ्री कंटेंट कुछ लेक्चर्स है वहां से आप देख सकते हो। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो नंबर दिया गया है इस पर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। इनकेस अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाता है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसका जो फी है बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 5500 है। इनकेस अगर आपके पूरे बैच को ज्वाइन करना है, ग्रुप डिस्काउंट चाहिए, तो इसके लिए आप जो नीचे नंबर दिया है इस पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। तो जो लोग ऑलरेडी हमारे पास पढ़े हैं, अगर उनको पसंद आया है तो हमारे लेक्चर्स आपके जूनियर, आपके फ्रेंड्स तक भी इसको पहुंचाइए। धन्यवाद। अब इसकी संप्राप्ति क्या होती है? जैसे कोई भी मैं अगर निदान सेवन करता हूँ तो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ जो दोषों का प्रकोप है वो होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कौन से दोषों का प्रकोप होता है, वो हमारे बॉडी में किस तरह से रिएक्ट करता है, उससे समझते हैं हम लोग इस पैथोफिजियोलॉजी में, यानी कि संप्राप्ति, ठीक है। अब बात करते हैं निदान सेवन। मैंने दो कारण बताया आपको, एक आगंतुज और नीच। नीच यानी कि जो हमारे इंटरनल बॉडी फैक्टर्स है, और आगंतुज यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। अब मैं उनके दोनों का अगर निदान सेवन कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी में क्या होगा, त्रिदोष प्रकोप, यानी कि मेरा वात, पित्त, कफ, तीनों दोष बढ़ने वाले, ठीक है। जैसे ये तीनों दोष बढ़ेंगे मेरा जो अग्नि है पूरी तरह से मंद हो जाएगा, यानी कि अग्निमांद्य हो जाएगा। अग्निमांद्य का रिजल्ट क्या है? मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया कि इसका रिजल्ट होता है आम उत्पत्ति। जैसे ही आम उत्पत्ति हुई आपके सारे धातुओं का डिस्टर्बेंस चालू हो गया। अब जैसे यहाँ पे आम उत्पत्ति हुई, ये आम क्या करेगा, मेरा रस धातु और रक्त धातु जो कि मेरे पहले स्टार्टिंग के ही धातु है ना, यानी कि जैसे आहार रस बना, आहार रस के बाद मेरा रस धातु बनता है और उसके बाद में मेरा रक्त धातु बनता है। अब जैसे अग्निमांद्य की वजह से आम उत्पत्ति हुई तो ये आम क्या करेगा, ये हमारे रस और रक्त को दूषित करेगा। तो पहले दो धातु दूषित हो गए। अब जैसे ये रस रक्त दूषित हो गए, हमारे स्रोतों में अवरोध उत्पन्न चालू हो जाए। अवरोध क्यों होता है? हमारा कफ भी बड़ा है, वो कफ कहीं ना कहीं हमारी अवरोध का कारण बनता है। अब जैसे यहाँ पे स्रोतस का अवरोध हुआ, आगे क्या होगा, द्रव संचय एवं दोष दुष्य समूर्छना होगा, कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे प्रकोपित दोष है इसी दुष्य के साथ यहाँ पर समूर्छना बनाएंगे और पूरे बॉडी में द्रव का संचय होने लगेगा। अब जैसे ही द्रव का संचय होता है, अब जैसे ये दोषों का दोष दुष्य समूर्छना हुई, वात द्वारा दोषों का जो प्रकोपित दोष है ये वात द्वारा और प्रसारित होता है हमारे पूरे शरीर में। अब जैसे ये शरीर में पूरे फैल रहे हैं, वो कहाँ जाके जमेंगे, त्वचा एवं मांस में इसका स्थानीयकरण होता है, यानी कि हमारे त्वचा एवं मांस के बीच में इसका स्थानीयकरण होता है। यहाँ पे वो अक्यूमुलेट होने लगते हैं। अब जैसे ही अक्यूमुलेट होने लगे, हमारे शरीर में उत्सेद, गुरुता एवं स्तब्धता उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग अल्टीमेटली शोथ या फिर श्वयथु ये नाम देते हैं।
ठीक है, इसे मैंने दूसरा एक नाम बताया था शोफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर में एक पैथोलॉजी घटती है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर उत्सेद दिखाई देता है, फिर शोफ दिखाई देता है। तो क्या क्या हुआ, पहले निदान सेवन किया मैंने, उसके बाद में दोषों का प्रकोप हुआ, दोष प्रकोप की वजह से मेरा अग्निमांद्य होने लगा, अग्निमांद्य की वजह से मेरा आम उत्पत्ति हुई, आम उत्पत्ति के बाद मेरा रस रक्त धातु दोनों दूषित हो गए। अब ये दूषित होने के बाद स्रोतों में अवरोध होने लगा, पूरे शरीर में मेरे द्रव संचय होने लगा। अब ये संचय कहाँ हो रहा है, त्वचा और मांस के आश्रय के साथ हो रहा है, और इसी को हम लोग यहाँ पर शोथ कहते हैं, जिसे आपको स्तब्धता भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से पैथोलॉजी हमारे शरीर में शोफ की यहाँ पर घटती है। ठीक, अब बात करते हैं कुछ भेद की। अब भेद को याद रखना थोड़ा सा इजी है क्योंकि दोषों के नाम है, कुछ नाम अलग है, इसको समझेंगे हम लोग आचार्य के हिसाब से पढ़ेंगे कि इसमें कौन से आचार्य ने कितने भेद बताए। पहले बात होती है हमारे चरक आचार्य की, जिन्होंने दो हेतु बताए, सॉरी दो भेद बताए। पहला जो कारण के अनुसार बताया, कारण यानी कि जैसे मैंने बताए थे दो कारण होते हैं, एक निज और आगंतुक। सेम उसी तरह से कारण के अनुसार अगर मैं शोथ की बात करूं तो वो भी दो प्रकार के बनेंगे, यानी कि निज कारण की वजह से उत्पन्न होने वाला निज शोथ, दूसरा होता है जो आगंतुज कारण की वजह से उत्पन्न होने वाला आगंत शोथ। तो दोनों निज और आगंतुज ये दो प्रकार आपको दिखाई दिए। ठीक है, अब दोषानुसार की बात करते हैं तो दोषानुसार आपको 7 प्रकार दिखाई देते हैं। कौन सा वातज है, पित्तज है, कफज है, ये हो गए एकल दोष। अब इसके बाद में डबल दोष, यानी कि वात पित्तज, वात कफज, वात कफज के बाद सॉरी पित्त कफज और वात कफज, ये 3 की जोड़ी हो गई। ठीक है, और लास्ट में बचता है आपका सान्निपात, यानी कि त्रिदोष। तो बेसिकली इसको याद रखने के लिए आपको ये एक दोष है, यहाँ पे आपको 2 दोषों की जोड़ी लगानी है, और ये आपका त्रिदोष है। ठीक है, तो इस तरह से 7 प्रकार आपको दिखाई देंगे दोषों के अनुसार। तो ये आचार्य चरक ने बताए हैं 2 टाइप से, पहले निजागंतुष बताया प्रकार, दूसरे दोषों के हिसाब से 7 प्रकार बताए। ठीक है, सेम उसी तरह से आचार्य सुश्रुत ने भी एक्सेप्ट किया है कि हमारे दोषों के अनुसार अगर बात करेंगे तो सेम प्रकार आपको आचार्य सुश्रुत ने भी बताया। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने एक आगंतुष शोथ है जिसका पृथक वर्णन यानी कि उसका सिंगल वर्णन भी किया है। ठीक है, तो ये 7 प्रकार बताने के बावजूद भी आगंतुक शोध का एक सेपरेट उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, ये याद रखें सुश्रुत संहिता का। अब बात करते हैं अष्टांग हृदय की। अष्टांग हृदय का कभी कभी ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि अष्टांग हृदय के अनुसार हमारी शोध के भेद कितने हैं, तो ये याद रखना ये 9 प्रकार है। ठीक है, कौन से भाई, पहले तो वात है, पित्त है, कफ है, 3 दोषों के बताए मैंने, 2 दोषों के बताया मैंने, वात पित्तज, वात कफज और पित्त कफज, ये 3 प्रकार हो गए। सान्निपातज यानी कि 3 दोष का त्रिदोष जो 3 दोषों को मिला के बन रहा है। नेक्स्ट है अभिघातज यानी कि आघातज जो ट्रॉमेटिक होगा, और 9वां है विषज यानी कि किसी विष धातु की वजह से या फिर विष पदार्थ की वजह से हमारे बॉडी में शोथ उत्पन्न होना। ये 2 रीजन को अगर हम लोग यहाँ पर कलेक्टिवली देखेंगे, ठीक है, ये 7 दोष के कारण हो गए, और 2 अलग यानी कि एक तो अभिघात और विष जो ऑलरेडी मैंने आपको आगंतुज कारण में बताए थे। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं बात करूं आपके निज और आगंतुज की, दोनों को मिला के ये 9 प्रकार होते हैं आचार्य वाग्भट के अनुसार। ठीक है, आचार्य वाग्भट के अनुसार। अब बात करते हैं माधव निदान की। माधव निदान ने भी जैसे आचार्य चरक ने 2 प्रकार बताते, सेम उसी तरह से यहाँ पर एक्सेप्ट किए हैं, एक निज और आगंतुज। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इलेबोरेट और किया है कि आगंतुक शोथ के जो मुख्य कारण होते हैं वो क्या क्या होता है। जैसे मैंने अभिघातज ऑलरेडी बताया, विषज पदार्थ ऑलरेडी बताया, अग्नि का दाह होना यानी कि बर्न होना, ये भी एक रीजन होता है अभिघात सॉरी आगंतुक शोथ का। उसके बाद में शीत, ठीक है, यानी कि कोई अगर शीत पदार्थ से जाने की जो फ्रोजन पदार्थ होता है, फ्रोजन पार्टिकल्स होते हैं, वो भी अगर आप यहाँ पर लगाते हैं तो भी शोथ होने के चांसेस होते हैं। और कीट दंश जो कि कोई पॉइजनस कीटक, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट अगर आपको बाइट करता है तो भी यहाँ पर शोथ होने के चांसेस होते हैं। ये आगंतुक शोथ के कुछ मुख्य कारण इन्होंने बताए जो माधव निदान में आए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे शोथ के प्रकार। जैसे पहले मैंने बताया था चरक के बारे में, चरक ने 2 टाइप से बताया, पहले निज आगंतुक, दूसरे 7 प्रकार दोषों के। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, 7 प्रकार जो आचार्य चरक ने बताया दोष के, उसमें आघातज एक अलग बताया। ठीक है, तो इसका मतलब है कुल मिलाकर उन्होंने 8 प्रकार बताए। 9 प्रकार बताए हमारे अष्टांग हृदय ने, जिसमें आते हैं आपके 7 दोषों के प्रकार जो कि निज कारण हो गए। आगंतुज कारण में आता है पहला एक तो अभिघातज, दूसरा है विषज। ये 9 प्रकार याद रखना।
और जो हमारे माधव निदान है उन्होंने क्या किया, निज और आगंतुज दोनों कारण बताए, और आगंतुज कारण को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हुए उसके 5 अलग अलग कारण बताए, जिसमें विष है, आविघात है, कीट दोष है, अग्निदाह है और शीत है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज। चलो आगे समझते हैं पहले वात और शोथ के बारे में। ठीक है, अब सारे दोषों के बारे में यहाँ पर पढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो वात के ये है शोथ के लक्षण है, वही अगर मैं वात कफज की बात करूंगा तो इन दोनों के मिला के शोथ के लक्षण देखेंगे। वात पित्तज की अगर मैं बात करूंगा तो वही वात और पित्त के लक्षण दिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम वात पित्त और कफ ये तीनों के सेपरेट लक्षण देखेंगे। जब हम लोग द्विदोषज की बात करते हैं तो दोनों दोषों के लक्षण हमें साथ में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं वातशोथ की। तो वातशोथ को पहचानोगे कैसे? अब कोई पेशेंट आपके पास आया है शोथ का, यानी कि स्वेलिंग लेके आए, अब आपको डिफरेंशिएट करना कि वातज है, पित्तज है, कफज है, या फिर सन्निपातज है, या फिर द्विदोषज है, आघातज है, कैसा है उससे पहचानने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हम लोग समझते हैं। पहला है वातज। वातज का जो शोथ होगा उसके क्या लक्षण दिखेंगे? चल, यानी कि ये फैलता हुआ दिखेगा। तनुत्व का यानी कि इसके जो स्किन है वो एकदम थीन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ठीक है, वर्ण कैसा होगा? परुष, अरुण, असीत, यानी कि एक तो ब्लैक कलर का होगा, परुष वर्ण का होगा, या फिर असीत वर्ण का होगा। ठीक है, उसके बाद में सुषुप्ति, यानी कि इसमें आपको थोड़ा सा नमनेस दिखाई देगा। ठीक है, हर्ष, टिंगलिंग होगी। ठीक है, अर्ति यानी कि पेन होगा। अर्ति ये तो अनियमितता, यानी कि कभी कभी ये अनियमितता से भी बढ़ने लगता है। ठीक है, प्रशाम्यति, प्रोन्नमति, प्रपीड़ितो, दिवाबली, च श्वयतो समीरणा, यानी कि अगर मैं वात दोष के अपोजिट में, वात दोष के प्रशाम्यति प्रोन्नम, यानी कि वात दोष को शमन करने वाले पदार्थों का अगर मैं सेवन करता हूं तो मेरा शोथ जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स है दिवाबली। ये हमेशा याद रखना, हर फीचर्स जो कि आपको सेपरेशन दिखाई देंगे किसी किसी चीज में। जैसे अगर मैं कपस शोथ की बात कर रहा हूँ तो वो रात्रि में बढ़ेगा, मैं वातस शोथ की बात कर रहा हूँ तो दिन में बढ़ेगा। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, तो आपको पूरा जो श्लोक है वो याद रखना, रटने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। तो इसमें क्या लिखा? दिवाबल, यानी कि दिन में बढ़ता है। हाँ, तो वातस शोथ के अगर मैं लक्षण बताऊं तो ये चल होता है। ठीक है, तनुत्वक होता है, यानी कि इसकी त्वचा जो होती है वो पतली हो जाती है। वर्ण कैसा? परुष वर्ण है। ठीक है, अरुण वर्ण का होगा। ठीक है, या फिर असीत वर्ण का, यानी कि थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का होगा। दूसरा, इसमें सुप्तता होती है। सुप्तता यानी कि नमनेस होता है। ठीक है, ये वात का लक्षण है, हमें पता है। हर्ष होता है, इसमें आपको टिंगलिंग सेंसेशन भी दिखाई देता है, यानी कि टिंगलिंग एंड नमनेस आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट लक्षण है अर्ति। अर्ति यानी कि पेन होता है। ठीक है, उसके बाद में प्रशाम्यति, प्रोन्नमति, यानी कि अगर मैं वात दोषक आहार विहार का सेवन करूं तो मेरा शोथ कम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे मेन है दिवाबली। दिवाबली ये स्पेसिफिकली याद रखना, इसका मतलब है इंक्रीज इन डे टाइम, ये डे टाइम में बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वातशोथ। कफशोथ की बात करते हैं। कफशोथ में गुरुता होती है। गुरु स्थिर पांडुर अरोचकम नीत प्रसेक निद्रा वमी वन्नी मांजकृत सकृच्छ जन्म प्रशमो निपीड़ितो न चो अन्न हम मेधा त्रिवल्ली कफात्मका। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे ये गुरु होगा, ठीक है, स्थिर होगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं, पांडु वर्ण का होगा, इसमें आरोचक लक्षण भी दिखेगा, यानी कि अरुचि होगी। रुग्ण में प्रसेक होगा, लालासरा होगा, निद्रा ज्यादा आएगी, वमन होगा, वन्य मांझे यानी कि अग्नि मांझे होगा। ठीक है, अग्नि मांझे ये लक्षण आपको दिखाई देगा। उसके बाद में कृच्छ जन्म प्रशमन, यानी कि ये धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे इसका शमन होता है। ठीक है, तो जन्म यानी कि ये बढ़ता धीरे धीरे है और कम भी होता है धीरे धीरे। ठीक है, निपीड़ितो। ठीक है, निपीड़ितो इसमें कभी कभी पेन कम होता है, और जो हम लोग इसमें जैसे फिटिंग इडेमा मैंने बताया था और नॉन फिटिंग बताया था, तो ये मोस्टली नॉन फिटिंग टाइप होता है। इसमें अगर मैं यहाँ पर अगर प्रेस करके देखूंगा तो वो जल्दी ही वापस
सॉरी जल्दी वापस नहीं आता है, ठीक है। ये पिटिंग टाइप का होता है, सॉरी पिटिंग होता है, ठीक। न उद्धमति कफात्मका, यानी कि ये जल्दी वापस नहीं आता है। नेक्स्ट है पैतिक शोथ यानी कि पित्त शोथ। पित्त शोथ में क्या लक्षण है? मृदु सगंधो असित पीत पीत रागवान भ्रम ज्वर स्वेद तृष्णा मंदात्रित स उष्यते स्पष्ट रूग अक्षिरागत स पित्त शोयो भ्रश दाह पाकवान। अब इसमें क्या क्या लक्षण बताएं? एक तो ये मृदु होगा, सगंध यानी कि गंध, इसका जो स्मेल आएगा वो थोड़ा खराब हो सकता है। असित वर्ण का होगा, ब्लैक कलर का होगा, या फिर पीत वर्ण का होगा। पीत रागवान यानी कि थोड़ा सा येलोविश और रेड कलर साथ में आएगा, पीत रागवान जिसे कहा है, ठीक है। येलो रेड कलर का होगा, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट में भ्रम होगा, ज्वर यानी कि फीवर आएगा, स्वेद होगा यानी कि स्वेटिंग होगी ज्यादा, तृष्णा होगी, पेशेंट में प्यास ज्यादा लगेगी, ठीक है। मद होगा यानी कि पेशेंट थोड़ा सा सुस्त टाइप का होगा। यह उष्यते यानी कि ऊष्मा बढ़ेगा। स्पष्ट रोग यानी कि पेन भी होगा, ठीक है, दर्द भी होगा। अक्षरागत यानी कि जो हमारे नेत्र है उसमें लालिमा नजर आएगा, यानी कि रेडनेस होगी, नेत्र लालिमा। सह पित्त शोयो भ्रुश दाह पाकवन, यानी इसमें दाह भी होता है और पाक भी होता है। तो पित्त जहाँ आएगा वहां पे पाक होता है, पस होता है। तो ये लक्षण जहाँ दिखेंगे वो आपको समझना है, ये हमारा पित्तज शोथ है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों दोषों का हमें याद रखना है कि वातज के क्या लक्षण है, पित्तज के क्या लक्षण है और कफज के क्या लक्षण है। दो स्पेसिफिक लक्षण याद रखना जो आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है। दिन के टाइम पे कौन सा शोथ बढ़ रहा है? वातज। रात के टाइम पे कौन सा बढ़ रहा है? हमारा कफज, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज बताइए, शोथ स्थान एवं दोष विमर्श, यानी कि कौन से दोष जहां होते हैं। जैसे आमाशय में हमारा कब दोष होता है? उसकी वजह से ऊर्ध्वगत शोथ होता है, ठीक है। जो पक्वाशय होता है उसकी वजह से जो मध्यगत शोथ है वो होता है, यानी कि हमारी एब्डोमेन रीजन में जो शोथ होगा वो पित्तज की वजह से होगा। जो लोअर लिम्ब पे है, ठीक है, लोअर लिम्ब पे होता है वो होता है हमारा जो वात का पोर्शन है, वहां पे होने वाला शोथ ये लोअर लिम्ब में, या फिर इसे हम लोग रेक्टम भी मानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया श्लोक में दोषा श्वयथुम ऊर्ध्व, यानी कि अगर दोष या फिर शोभ ऊर्ध्वगत है तो उसमें कुर्वंती आमाशय से, यानी कि इसका मुख्य स्थान कहाँ है? आमाशय, जो कि कब का स्थान, सॉरी पक्वाशय मस्ता मध्य तो वर्च स्थान, पक्वाशय स्था मध्य, मध्य यानी कि अगर पक्वाशय में दोष है तो वो मध्य भाग में शोथ उत्पन्न करे। वर्च स्थानगत यानी कि जो हमारा लोअर पार्ट है, रेक्टम है, एनल कैनाल है, वहां पे जो दोष है मुख्यतः वात दोष होता है पेल्विक रीजन में। वर्च स्थानगता वध अध यानी कि लोअर लिम्ब में जो स्वेलिंग है, जो शोभ है वो हमारी वात की वजह से। कृष्ण देहम अनुप्राप्ताम कुर्य सर्वसरतता, यानी कि अगर कहीं बॉडी में, पूरी बॉडी में शोथ होता है तो वो कहीं त्रिदोष भी हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं जो अवस्थान के हिसाब से उनके नामकरण दिए हैं। सारे डिसीजेस है, अलग अलग डिसीजेस है, इसको ज्यादा वो सीरियसली नहीं लेना है, सिर्फ पढ़ के लेते हैं एग्जैक्टली किसे क्या कहा है, कौन सा शोध कौन सी जगह पे दिया है। हालांकि सारे अपने आप में एक बहुत बड़े डिसीज है, बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। जैसे शिरस शोथ बताया, जैसे हम लोग हाइड्रोसेफेलस के साथ कंपेयर करते हैं, जिसमें बताया कि सिर के बाह्य तथा मांसल भाग में होने वाला शोथ है, जैसे उपशीर्षक आदि इसमें आते हैं। दूसरा बताया शालुक या फिर कंठशालुक, जिसमें गले के भीतरी भाग में होने वाला शोथ कहा गया है, जो कि सुश्रुतनी से कंठशालुक का नाम दिया है। विडालिका जो बताया है उसमें गले के भीतरी भाग में दाह होता है, राग होता है, या फिर वेदना युक्त भयंकर शोथ होता है, जिसे हम लोग विडालिका कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तालु विद्रति, जो कि सारे डिसीज हमारे ईएनटी के आ रहे हैं। तो तालु विद्रति यानी कि पैलेटल एब्सेस होता है, जहाँ पे कफ प्रदान त्रिदोष जो है, त्रिदोष के कारण तालु में दाह एवं रोग राग युक्त शोथ उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग तालु विद्रति कह रहे हैं। उपजीवा, उप यानी कि ऊपर की तरह या ऊपर की तरफ, जैसे इडेमा ओवर टंग, यानी कि अगर मेरी टंग है उसके ऊपर साइड इडेमा आ रहा है तो उपजीवा कहलाएगा, यानी कि जीवा के ऊपर कफ प्रदान दोषों से उत्पन्न शोथ होना, ये उपजीवा कहलाएगा। उसी तरह से अधिजीवा होता है, यानी कि जीवा के नीचे कफ प्रदान दोषों की वजह से उत्पन्न होने वाला शोथ है। उपकुश यानी कि जिंजाइटिस क्या होता है? रक्त एवं पित्त प्रकोप से दंत मास, यानी कि हमारे जो मसूड़े होते हैं उसमें पाक युक्त शोथ होता है, जो कि पाक यहाँ पे आया वहां पे आपको पित्त समझ लेना है, ठीक है।
नेक्स्ट है दंत विद्रति यानी कि डेंटल एब्सिस या फिर गम एब्सिस, ठीक है। रक्त एवं कफ के प्रकोप से दंतमांस एवं विद्रति यानी कि फोड़ा उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग दंत विद्रति। नेक्स्ट है गलगंड यानी कि गोइटर या फिर सर्वाइकल ग्लैंड का स्वेलिंग, ठीक है। इसमें गले के पार्श्व भाग में शोथ उत्पन्न होता है। जब अनेक गांठें हो जाती है तो उसे गंडमाला कहते हैं। तो ये सारे डिसीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ग्रंथि किसे कहा गया है, सिस्ट किसे कहा गया है कि शरीर के किसी एक भाग में उत्पन्न गांठ युक्त शोथ होता है। आयुर्वेद में इसके 6 प्रकार भी वर्णित है, जो हम लोग आगे डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे एक जहाँ पे लोकेशन है उसके हिसाब से शोथ उत्पन्न होते हैं, उसके नाम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स के लिए आपको दिए, ठीक है। चलो अब उपद्रव की बात करते हैं। उपद्रव क्या क्या है, सर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, जरो, अतिसार एवं सप्तकोय सदौर्बल्य शोथो उपद्रव संग्रह, यानी कि 7 प्रकार के उपद्रव है। कौन से पहला छर्दी है, यानी कि पेशेंट में वोमिटिंग होती है, एक उपद्रव हुआ। दूसरा उपद्रव हुआ श्वास, श्वास यानी कि पेशेंट की ब्रीदिंग रेट या फिर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, ठीक है, ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है। तीसरा है अरुचि, अरुचि, ठीक है। चौथा है तृष्णा यानी कि प्यास ज्यादा लगना। 5वां है ज्वर। 6ठा है अतिसार और 7वां है दौर्बल्य। क्या है, दौर्बल्य। तो इस तरह से 7 उपद्रव बताए हमारे शोथ रोग के। कौन से पहला छर्दी है, दूसरा है श्वास, तीसरा अरुचि, चौथा तृष्णा, 5वां ज्वर, 6ठा अतिसार और 7वां दौर्बल्य। तो इस तरह से उपद्रव को याद रखेंगे। साध्य साध्यता में अगर मैं बात करूं तो इसमें पुरुषस्य रोगे वलस्य यो भवेद उपद्रवो व वमी पूर्व हेतु सहंति मर्मानुगतोथ राजिमान परिस्त्रवेद्धि बलनस्य सर्वगा। तो कौन से ऐसे लक्षण है जिसकी वजह से हम लोग इसे असाध्य मानते हैं। जैसे कोई रोगी कृष्य है, ठीक है, वो दुबला पतला है, उसमें शोक हो रहा है, या फिर कोई रोगी है यानी कि ऑलरेडी कहीं किसी रोगग्रस्त है, ठीक है। वलस्य यानी कि इसमें वलय उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में भवेद उपद्रव, उपद्रव उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। जो हमने ऊपर में 7 उपद्रव पढ़े उसमें से कोई भी अगर उपद्रव होता है। वमी यानी कि वमन हो रहा है, ठीक है, वमन हो रहा है। वमन के बाद अगर शोथ उत्पन्न हो रहा है या फिर शोथ उत्पन्न होने के बाद वमन हो रहा है तो ये कारण बनता है असाध्यता के लिए। सहंति मर्मानुगत यानी कि मर्म के ऊपर आघात या फिर मर्माघात हो रहा है, जिसकी वजह से अगर मर्माघात हो रहा है, मर्म दूषित हो रहा है तो भी असाध्य माना जाएगा। राजीमान, राजीमान का मतलब होता है उसमें रेखाएं दिख रही है ना। शोथ के ऊपर अगर रेखाएं दिख रही है तो ये भी एक कारण होता है, ठीक है। परिस्रवेद्धि न बल से यानी कि अगर रोगी बलवान नहीं है या फिर बल भी इसका कम हो रहा है, तो ये सारे रीजन होते हैं हमारी असाध्यता के। यानी कि कोई भी अगर रोगी है जो कि असाध्य होने वाला तो इसमें आपको ये लक्षण देखने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा शोथ का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो शायद हमारा कामला एक है, कामला व्याधि बचा हुआ जो पांडु रोग के बाद आना था, लेकिन आपके सिलेबस में जो है नया सिलेबस में एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें शोथ के बाद कामला का उल्लेख आया। तो कामला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू। सेकंड प्रॉप बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने बहुत डिटेल में लेक्चर सीरीज डिजाइन किया हुआ है। ये जो लेक्चर सीरीज है हम लोग क्लिनिकल अप्रोच के साथ में पढ़ाते हैं। इसमें हम लोग ने बहुत डिटेल में फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, चरक संहिता, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, रोग निदान, स्वस्थ वृत्त, सारा सब्जेक्ट हम लोगों ने कवर किया हुआ है। लेक्चर सारे हमारे रिकॉर्डेड हैं, आप आपके टाइम के हिसाब से कभी भी कितने बार भी देख सकते हो। इसके साथ में हम लोग 5000 MCQ प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं सारे एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने BAMS करके MD किया है, जिसकी वजह से हम लोग जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो क्लिनिकल अप्रोच के साथ में पढ़ाएंगे। और उसके साथ में हम लोग ये भी साथ साथ में बताते जाते हैं कि कौन सा पॉइंट AIPGT के लिए नेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ ही रहे हो तो इस अप्रोच से पढ़ो कि एग्जाम भी क्लियर हो जाए, प्लस आप क्लिनिकली भी कुछ अच्छा खासा सीख सको, राइट। तो ये जो सारा लेक्चर सीरीज है ये हमारा ऐप है मोरे पब्लिकेशन, उसके ऊपर अवेलेबल होगा। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग डेमो लेक्चर देखना है तो ऐप डाउनलोड करके वहां पे फ्री कंटेंट कुछ लेक्चर्स है वहां से आप देख सकते हो। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो नंबर दिया गया है इस पर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। इनकेस अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाता है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसका जो फी है बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 5500 है। इनकेस अगर आपके पूरे बैच को ज्वाइन करना है, ग्रुप डिस्काउंट चाहिए, तो इसके लिए आप जो नीचे नंबर दिया है इस पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। तो जो लोग ऑलरेडी हमारे पास पढ़े हैं, अगर उनको पसंद आया है
तो हमारे लेक्चर्स आपके जूनियर आपके फ्रेंड्स तक भी इसको पहुंचाइए। धन्यवाद।